यस क्लास, वेलकम बैक टू आवर चैनल। हमने स्टार्ट कर रखा था मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ना। मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर टोटल आपके 12 चैप्टर थे। 12 चैप्टर में से हम 8 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, जिनका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। आप प्लेलिस्ट भी जाके चेक कर सकते हो। आज की क्लास के अंदर ये हमारा पार्ट 3 है, जिसमें हम बचे हुए ये 4 चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। एक्सेस डिमांड एंड डेफिसिट डिमांड, गवर्नमेंट बजट, फॉरेन एक्सचेंज रेट एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो चलिए वन बाय वन अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है एक्सेस डिमांड एंड डेफिसिट डिमांड। एक्सेस डिमांड मींस व्हाट? एक्सेस डिमांड इज a situation where aggregate demand is more as compared to aggregate supply. aggregate supply means what? aggregate supply का मतलब है कि मेरी कंट्री के अंदर जितने भी फर्म मिलकर सप्लाई करते हैं, टोटल सप्लाई मेरी एग्रीगेट सप्लाई होती है। वहीं पे जितने भी कंज्यूमर मिलके डिमांड करते हैं, वो मेरी टोटल डिमांड को हम एग्रीगेट डिमांड बोलते हैं। एग्रीगेट डिमांड जब ज्यादा हो जाती है एग्रीगेट सप्लाई से, तो मैं उसे एक्सेस डिमांड बोलती हूँ। वहीं पे अनदर कॉन्सेप्ट है आपका, जहां आपकी एग्रीगेट डिमांड जो है वो कम हो जाती है और आपकी एग्रीगेट सप्लाई ज्यादा हो जाती है, तो उसको डेफिसिट डिमांड बोलती हूँ। समझ में आया? उसको बोला जाता है क्या? डेफिसिट डिमांड। अब ये एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई का कंसेप्ट वर्क कैसे करता है, ये देखते हैं। थोड़ा सा मैं एक बार स्पेस क्रिएट करती हूँ यहीं पे बीच में, देन मैं ये आपको डायग्राम के थ्रू बताती हूँ। देखो, हमारे पास यहाँ पे मैं इनकम लेती हूँ, यहाँ मैं एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई को लेती हूँ। एग्रीगेट सप्लाई कर्व मेरा डायरेक्ट 45 डिग्री का होता है। ये कैसे होता है डायरेक्ट, ये मैंने पिछले वीडियोस में समझाया है, किसी का क्वेश्चन नहीं आना चाहिए। वहीं पे एग्रीगेट डिमांड कर्व मेरा कभी भी जीरो नहीं होता, क्योंकि मेरी ऑटोनॉमस कंजप्शन होता है। ये है मेरी एग्रीगेट डिमांड। वहीं पे अगर मेरी ये एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाती है, ये होगी मेरी A1, सॉरी AD1। एग्रीगेट डिमांड मेरी इतनी होगी। देखो, पहले मेरा ये वाला पॉइंट था, यहां मेरी डिमांड भी सेम थी और मेरी सप्लाई भी सेम थी। अब मेरी सप्लाई तो उतनी ही है, सप्लाई को मैं कैसे बढ़ा सकता हूँ, या लेकिन मेरी डिमांड ज्यादा होगी। अब जो ये वाला गैप है, ये क्या होगा? ये होगा आपका इन्फ्लेशनरी गैप। इन्फ्लेशनरी गैप। वहीं पे अगर उल्टा हो जाता है, उल्टा होने का मतलब क्या, कि ये आपकी एग्रीगेट सप्लाई थी, ये आपकी एग्रीगेट डिमांड थी। इस बार आपकी डिमांड बढ़ने की बजाय जो है वो घट गई। पहले आप जो है वो इतनी डिमांड करते थे, अब जो ये वाला पार्ट है ये आपका एक्स्ट्रा पड़ा है। ये वाला पार्ट अब क्या हो गया? ये हो गया आपका डिफ्लेशनरी गैप। डिफ्लेशनरी गैप समझ में आया? सेम वही इनकम एडी एंड एएस लोगे। इसको बोला जाता है आपका एक्सेस डिमांड। दिस इज योर excess demand curve and this is your deficit demand curve. क्लियर यहां तक? अब देखो, एक्सेस डिमांड अगर मेरी होगी तो मैं क्या होगा, रीजन क्या क्या होंगे, कोज क्या क्या होंगे? सबसे पहले मेरी एक्सेस डिमांड कब होगी? जब मेरे को लोन सस्ता मिलने लग जाएगा, लोन मेरा क्रेडिट इजी हो गया, इजीली क्रेडिट अवेलेबल या इजीली लोन अवेलेबल। अगर इजीली मेरा लोन अवेलेबल है, तो उसकी वजह से मैं क्या करूंगी, मैं अपनी इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज कर दूंगी, है ना?
इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करने से ज्यादातर हर जनता के पास पैसा आ गया। इन्वेस्टमेंट इंक्रीज कि मैंने ज्यादा फैक्ट्रीज लगा ली, उस वजह से ज्यादातर एम्प्लॉयज को सबको जॉब मिलने लग गई, सबको जॉब मिलने लग गई, सबकी जेब में पैसा आ गया, सब डिमांड करने लग गए। नेक्स्ट तीसरा रीजन आपका हो सकता है कि आपके टैक्स कम हो गए। पहले जो पैसा आप टैक्स में दे देते थे, उस पैसे से अब आप डिमांड कर सकते हो, अब उस पैसे से आप डिमांड कर सकते हो। नेक्स्ट इसमें हो सकता है कि गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो गए, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो गए, हो सकता है। नेक्स्ट इसमें हो सकता है कि आपके एक्सपोर्ट जो हैं वो इंक्रीज होंगे। ध्यान से समझना इस पॉइंट को, एक्सपोर्ट इंक्रीज होंगे और इंपोर्ट आपके डिक्रीज होंगे। मेरे को ये बताओ इंपोर्ट का मतलब क्या होता है? इंपोर्ट मतलब कि मैं बाहर से कुछ सामान मंगवा रहा हूं। अब जब मेरी कंट्री में खुद के पास एग्रीगेट डिमांड ज्यादा है, यहाँ पे मेरी कंट्री की खुद की एग्रीगेट डिमांड ज्यादा है, तो मैं बाहर से क्यों मंगवाऊंगा? बाहर से क्यों मंगवाऊंगा? बिल्कुल भी नहीं मंगवाऊंगा। तो मेरे इंपोर्ट जो है वो डिक्रीज हो जाएंगे, वहीं पे एक्सपोर्ट जो है वो मेरे इंक्रीज हो जाएंगे। समझ में आया ये कंसेप्ट? समझ में आया? किसी को कोई डाउट हो तो बताओ। ये तो हमने देखी अब कॉज। एक सेकेंड में इसको थोड़ा सा ना नीचे ही लिखती हूँ। इस एक्सपोर्ट के बाद इंपोर्ट को आप यहाँ लिख लो। इंपोर्ट जो है वो आपके डिक्रीज होंगे। ये थे आपके क्या? कोज। अब देखो इम्पैक्ट क्या होगा। अगर मेरी एग्रीगेट डिमांड ज्यादा होगी मेरी एग्रीगेट सप्लाई से, मतलब कि मैंने 10 यूनिट मैन्युफैक्चर की हैं, मेरे पास 10 चिप्स के पैकेट हैं, मेरे पास चिप्स के पैकेट जो है वो 10 हैं, मेरे पास बच्चे आगे चिप्स खरीदने के लिए 15, मेरे पास डिमांड क्या होगी? 15। अब मैं इन बच्चों को ये कहूंगा जो मेरा चिप्स का पैकेट 10 रुपीज का आता है, मैं वो 10 का नहीं देके मैं तुम्हें 13 का दूंगा। ये क्या हो गया? जर्नल प्राइस लेवल आपका इंक्रीज हो गया, जर्नल प्राइस लेवल आपका इंक्रीज हो गया। उसके बाद और इम्पैक्ट क्या हो सकता है? मेरे को ये बताओ, एग्रीगेट डिमांड जब एग्रीगेट सप्लाई के बराबर होती है तो क्या क्या होता है जी? जब एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के बराबर होती है तो फुल एम्प्लॉयमेंट होता है, फुल्ली यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज होता है, हर पर्सन जो खुश होता है, कंज्यूमर भी खुश होते हैं कि जिस प्राइस पे उन्हें प्रोडक्ट चाहिए था मिल गया, सप्लायर भी खुश होती है कि जितना वो बेचना चाहते थे उनका सेल आउट हो गया। अब दो कंसेप्ट मैंने बताए, क्या? कि आपके एम्प्लॉयमेंट जो है वो फुल होती है, एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के अंदर फुल एम्प्लॉयमेंट आपको देखने को मिलती है। वहीं पे जो आपके आउटपुट है, मतलब जो आपके रिसोर्सेज हैं, वो भी आपकी फुल्ली यूज हो रही है, इफेक्टिवली यूज हो रहे हैं, एफिशिएंटली यूज हो रहे हैं। तो मेरे को ये बताओ, जब डिमांड बढ़ गई तो मेरा एम्प्लॉयमेंट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? मेरा एम्प्लॉयमेंट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? नो इफेक्ट। ध्यान से समझ लेना इस चीज को, सारे बच्चे उल्टा करके आएंगे। डिमांड घट गई तो एम्प्लॉयमेंट जो है वो घट जाएगी, डिमांड बढ़ गई तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी। नहीं बढ़ेगी डिमांड बढ़ने पे एम्प्लॉयमेंट। क्यों नहीं बढ़ेगी? जब एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई के टाइम पीरियड पे मेरी फुल्ली एम्प्लॉयमेंट थी, एम्प्लॉयज है ही नहीं, तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी कैसे? एम्प्लॉयज है ही नहीं तो कहां से बढ़ाओगे एम्प्लॉयमेंट? आउटपुट रिसोर्सेस फुली यूज हो गए हैं, वो रिसोर्सेस बचे ही नहीं, सारे रिसोर्सेस फुली यूज हो गए हैं, तो आउटपुट या रिसोर्सेस पे भी आपका कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। क्लियर यहां तक सभी को? सेम इसी तरीके से अब आ जाओ आप डेफिसिट डिमांड पे। डेफिसिट डिमांड के अंदर क्या होगा?
डेफिशिट डिमांड के सबसे पहले देखो कोज, देन देखेंगे हम इसके इम्पैक्ट। टोटली अपोजिट, एक के रट्टा मार लेना, एक रट्टा नहीं मारना, समझना है, एक को कर लेना, दूसरा टोटली अपोजिट। यहाँ इंपोर्ट बढ़ रहे थे जी, इधर इंपोर्ट जो है वो आपके कम हो जाएंगे, बिल्कुल डिटो अपोजिट है, सच में कुछ भी चेंज नहीं है। यहाँ लोन इजी था तो यहाँ लोन डिफिकल्ट हो जाएगा, मैं समझाऊंगी, डोंट वरी। नेक्स्ट, इन्वेस्टमेंट बढ़ रही थी, यहाँ इन्वेस्टमेंट जो है वो आपकी कम हो जाएगी। टैक्स डिक्रीज हो रहे थे तो यहाँ आपके टैक्स जो है वो बढ़ जाएंगे। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर आपके इंक्रीज हो रहे थे, यहाँ आपके गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर डिक्रीज हो जाएंगे। एक्सपोर्ट बढ़ रहे थे, यहाँ आपके एक्सपोर्ट जो है वो कम हो जाएंगे। जी कैसे? जी ऐसे कि एक्सपोर्ट का मतलब क्या होता है कि मैं बाहर सामान भेज रहा हूं। अब ये देखो, ये मेरी सप्लाई तो, डिमांड तो सिर्फ इतनी है, लेकिन मेरी सप्लाई इतनी है। डिमांड में सिर्फ इतने यूनिट की कर रहा हूं, ये देखो 10 20 30 40, डिमांड मेरी 40 यूनिट की है, लेकिन सप्लाई तो मेरी अभी 50 यूनिट की है ना। ओ मेरी डिमांड यहाँ पे 40 यूनिट की है, सप्लाई तो यहाँ पे 50 यूनिट की है, तो मैं क्या करूंगा, मैं बाहर भेजना शुरू कर दूंगा, है ना। सॉरी, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट, उल्टा लिख दिया इम्पोर्ट का मैंने, इम्पोर्ट आपके बढ़ जाएंगे। देखो, इम्पोर्ट मतलब मैं बाहर से मंगवाना शुरू कर दूंगा, समझ में आया। डिमांड को फुलफिल करने के लिए मैं बाहर से मंगवाना शुरू कर दूंगा ना, डिमांड को तो फुलफिल करना पड़ेगा। उसके बाद आ जाओ इम्पैक्ट पे। इम्पैक्ट में क्या, आपका प्राइस लेवल जो है वो कम हो जाएगा, क्योंकि कोई मंगा ही नहीं रहा है, कोई डिमांड ही नहीं कर रहा है। आपका आउटपुट जो है वो कम हो जाएगा, जब कोई डिमांड नहीं करा तो बना बना के करोगे क्या, और अगर आउटपुट नहीं बन रहा तो आप एम्प्लॉयज को ले ऑफ देना शुरू कर दोगे, एम्प्लॉयज को जॉब से निकालना शुरू कर दोगे। सिर्फ यही पढ़ना था बस। उसके बाद है इसके मेजर्स। एक बार मेजर्स की तरफ जाने से पहले थोड़ा सा रीड करवा देती हूँ। देखो, कोजेस क्या है आपकी एक्सेस डिमांड की, इंक्रीज द होल्डिंग कंजप्शन, हाउस होल्ड कंजप्शन, सॉरी हाउस होल्ड कंजप्शन को मैं यहाँ पे बोल सकती हूँ क्या, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम मेरी इंक्रीज हो गई। इन्वेस्टमेंट बढ़ गई, गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर बढ़ गए, इंक्रीज हो गए एक्सपोर्ट, डिक्रीज हो गए इंपोर्ट। डिमांड पुल इन्फ्लेशन बढ़ गया, जब मेरी डिमांड ज्यादा है तो मेरी डिमांड पुल इन्फ्लेशन बढ़ गया, जो मैंने आपको ये बताया था कि 10 रुपए की चिप्स का पैकेट मैं अब 13 रुपए में बेचूंगी। उसका रीजन क्या है, ये जनरल प्राइस लेवल बढ़ गया आपका, डिमांड पुल इन्फ्लेशन। राइज इन वेजेस एंड प्रोडक्शन कॉस्ट, आपकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी। बैलेंस ऑफ पेमेंट आपका डेफिशिट हो जाएगा, या बैलेंस ऑफ पेमेंट वाला चैप्टर करवाऊंगी ना तो बता दूंगी। इंटरेस्ट रेट आपका हाइक हो जाएगा, इंटरेस्ट रेट आपका बढ़ जाएगा। ग्राफिकल प्रेजेंटेशन हम देख ही चुके हैं। नेक्स्ट पॉलिसी मेजर हम अभी देखेंगे, पहले डेफिशिट पे आ जाओ। डेफिशिट डिमांड, जहां सप्लाई ज्यादा हो जाती है डिमांड के कंपेयर में, ये लीड करती है अनएम्प्लॉयमेंट एंड रिसेशन को। एक सेकेंड प्लीज। और ये लीड करती है क्या, इन्फ्लेशन को, मतलब प्राइस बढ़ जाएगा। डेफिशिट के कॉजेस क्या होंगे कि डिक्रीज हो जाएगा हाउस होल्ड कंजप्शन, डिक्रीज हो जाएगी मेरी इन्वेस्टमेंट, डिक्रीज हो जाएगी मेरी गवर्नमेंट की स्पेंडिंग, डिक्रीज हो जाएगा एक्सपोर्ट, और इंक्रीज हो जाएगा इंपोर्ट। यही पढ़ा है हमने।
कुछ अलग तो नहीं देखा जी? बिल्कुल भी नहीं। इफेक्ट ऑफ डेफिशिट डिमांड, डेफिशिट डिमांड अगर होगा तो मेरी एम्प्लॉयमेंट जो है वो भी घट जाएगी, जॉबलेस ग्रोथ, जॉब की कमी पड़ जाएगी, रिसेशन आ जाएगा, जीडीपी गिर जाएगी, डिफ्लेशन आ जाएगा, प्राइस लेवल घटना शुरू हो जाएगा, लोअर इन्वेस्टमेंट, को इन्वेस्ट ही करके राजी नहीं होगा, इन्वेस्ट नहीं करोगे तो जॉब नहीं मिलेगी। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम अभी देख ही चुके हैं। नेक्स्ट आपका कंपैरिजन टेबल, कंपैरिजन टेबल भी एक बार देख लो। एक्सेस डिमांड के अंदर डिमांड ज्यादा होगी, सप्लाई कम होगी, एंड यहाँ आपका अपोजिट होगा। प्राइस इफेक्ट इन्फ्लेशन, डेफिसिट के अंदर डिफ्लेशन, प्राइस घट जाएगा। एम्प्लॉयमेंट एक्सेस डिमांड के अंदर ओवर एम्प्लॉयमेंट की कंडीशन होगी, वहीं पे डेफिसिट डिमांड के अंदर आपकी अंडर एम्प्लॉयमेंट की कंडीशन होगी। जीडीपी आपकी इकोनॉमिक ओवरहीट हो जाएगी, बहुत ज्यादा ओवर डिमांड होती जा रही है, ओवर हीट हो जाएगी इकोनॉमी की, इतनी डिमांड को फुलफिल कैसे करें। डेफिसिट के अंदर आपका रिसेशन आ जाएगा कि कोई डिमांड ही नहीं कर रहा है। गवर्नमेंट की एक्शन हम पॉलिसी मेजर के अंदर पढ़ेंगे, यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो बताओ। अब हम इसमें पढ़ने वाले हैं कि हमारी एक्सेस डिमांड को एंड डेफिसिट डिमांड को हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, हाउ टू कंट्रोल एक्सेस डिमांड और डेफिसिट डिमांड, और द मेजर्स टू कंट्रोल, कौन कौन से मेजर्स हैं। गॉट इट। एक्सेस डिमांड और डेफिसिट डिमांड को कंट्रोल करने के हमारे पास दो तरीके के मेजर हैं। कौन कौन से दो तरीके? पहले है आपकी फिस्कल पॉलिसी, सेकंड है आपकी मॉनेटरी पॉलिसी। जी ये तो कुछ सुना सुना सा लग रहा है, हाँ ये बिल्कुल वही है जो हमने बैंकिंग के अंदर भी पढ़ा था, मनी एंड बैंकिंग। पहले देखते हैं कि अगर एक्सेस डिमांड होगी तो क्या मेजर होंगे। क्या? एक्सेस डिमांड, एक्सेस डिमांड को कैसे मेजर करते हैं। फिस्कल पॉलिसी क्या होती है? फिस्कल पॉलिसी बनाता कौन है जी? गवर्नमेंट बनाती है। किससे रिलेटेड होती है जी? टैक्स से रिलेटेड होती है। और किससे रिलेटेड होती है जी? गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर से रिलेटेड होती है। ओके, फिस्कल पॉलिसी के अंदर आपकी दो चीजें आती हैं, एक होता है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और दूसरा होता है आपका टैक्स रेट। मेरे को अब खुद ये बताओ कि डिमांड एक्सेस है, आपकी डिमांड ज्यादा है, ऑलरेडी जनता के पास बहुत पैसा है, तो गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर को बढ़ाएगी या घटाएगी? अगर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को बढ़ा रही है, गवर्नमेंट पुल बना रही है, ब्रिज बना रही है, तो जनता के पास तो और भी पैसा जाएगा, और पैसा जाएगा तो वो तो डिमांड हाई करेंगे। तो गवर्नमेंट क्या करेगी कि मैं खर्चा नहीं करूंगा, गवर्नमेंट खर्चा नहीं करेगी, जनता के पास पैसा नहीं जाएगा, जनता के पास पैसा नहीं जाएगा, वो डिमांड नहीं करेंगे, कंट्रोल हो गया। टैक्स रेट, टैक्स रेट को बढ़ा दो, जनता से पैसा आपके पास आ जाएगा, आप कौन? मतलब गवर्नमेंट। टैक्स रेट को बढ़ा दो। समझ में आया ये दोनों मेजर? मॉनेटरी के अंदर एज इट इज बिल्कुल डिटो वही जो आपने मनी एंड बैंकिंग में पढ़े हैं, वही दो। क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव, यही पढ़े हैं ना, क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव में क्या जी? क्वांटिटेटिव में सबसे पहला बैंक रेट जी, दूसरा रेपो रेट। क्या होता है ये बैंक रेट और रेपो रेट? बैंक रेट रेपो रेट दोनों आपके इंटरेस्ट रेट होते हैं, इंटरेस्ट रेट होते हैं। इंटरेस्ट रेट कोई भी अगर कॉमर्शियल बैंक जो है वो लोन लेने के लिए आरबीआई के पास जाता है, तो आरबीआई जो चार्ज करती है इंटरेस्ट, उसको बोला जाता है बैंक रेट या रेपो रेट। बैंक रेट अगर कॉमर्शियल बैंक लॉन्ग टाइम के लिए लोन लेता है, रेपो रेट अगर कॉमर्शियल बैंक शॉर्ट टाइम के लिए लोन लेता है। समझ में आया? वहीं पे है थर्ड मेरा रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट नाम ही बता रहा है, रिवर्स रेपो रेट का मतलब क्या है? जब आरबीआई सेंट्रल बैंक से लोन लेता है, रिवर्स हो गया,
आरबीआई जब सेंट्रल बैंक से लोन लेता है फॉर शॉर्ट टाइम पीरियड, शॉर्ट टर्म के लिए, उसको बोला जाता है रिवर्स रेपो रेट। अब आ जाओ नेक्स्ट, ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशंस मींस गवर्नमेंट सिक्योरिटी को बाय या सेल करना। नेक्स्ट है आपका LRR, लीगल रिजर्व रेशियो। LRR दो होती है, CRR एंड SLR। LRR वो रेट जो कि बैंक को आरबीआई के पास रखना पड़ता है, कॉमर्शियल बैंक को आरबीआई के पास रखना पड़ता है उसके डिपॉजिट का कुछ परसेंट। तो कितना परसेंट रखना पड़ेगा, वो होता है आपका LRR। अब CRR क्या, CRR वो जो कैश के अंदर रखना पड़ता है। SLR कैश एंड काइंड दोनों चीजों में रख सकते हो। समझ में आया? CRR वो जो कैश के अंदर रखना पड़ता है, और यहां आप कैश एंड काइंड दोनों में रख सकते हो। उसके बाद ये तो हो, अब क्वांटिटी मेरे को ये बताओ, अब बैंक रेट बढ़ेगा एक्सेस डिमांड के अंदर, मेरा बैंक रेट बढ़ना चाहिए या घटना चाहिए? एक्सेस डिमांड ऑलरेडी है, अब ऑलरेडी अगर मेरी डिमांड ज्यादा है तो मेरा बैंक रेट जी बढ़ना चाहिए। बैंक रेट बढ़ेगा तो कॉमर्शियल बैंक लोन कम देगा। रिवर्स रेपो रेट आपका जी ये भी बढ़ना चाहिए। ओपन मार्केट ऑपरेशन के अंदर मुझे ज्यादा से ज्यादा चीजें सेल आउट कर देनी चाहिए। अगर मैं सेल आउट करूंगा मेरी जेब में पैसा आएगा, जनता से पैसा, जनता के पास पैसा नहीं होगा, जनता के पास पैसा नहीं होगा, जनता डिमांड नहीं करेगी। CRR और SLR जी ये दोनों भी बढ़नी चाहिए। बैंक के पास लोन देने के लिए अमाउंट कम पड़ जाएगी तो वो लोन कम देगा। समझ में आई ये सारी चीजें? अब आ जाओ क्वांटिटेटिव मेजर्स पे। क्वांटिटेटिव मेजर्स, क्वांटिटेटिव मेजर्स में आपके आता है सबसे फर्स्ट मेजर जो है मार्जिनल रिक्वायरमेंट। मार्जिन रिक्वायरमेंट, मार्जिनल रिक्वायरमेंट मींस व्हाट? मार्जिनल रिक्वायरमेंट का मतलब है कि कितना मार्जिन आपको चाहिए एज योर कोलेटरल सिक्योरिटी। 100 करोड़ रुपए का लोन लेना है, 100 करोड़ का लोन लेने के लिए एक जगह रखने पड़ते हैं आपको 106 रुपए एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी, दूसरी जगह रखने पड़ते हैं 110 करोड़ रुपए एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी। कहाँ पे लोन तुम्हें इजीली मिल जाएगा, कहाँ पे तुम लोन लेना ज्यादा पसंद करोगे? ऑफ कोर्स यहाँ पे। मार्जिनल रिक्वायरमेंट अगर बढ़ा दी, अगर मार्जिनल रिक्वायरमेंट बढ़ा दी तो जनता लोन ही नहीं लेगी, लोन नहीं लेगी, जनता के पास पैसा नहीं आएगा, पैसा नहीं आएगा, एक्सेस डिमांड की सिचुएशन कंट्रोल हो जाएगी। सिंपल। उसके बाद है मॉरल सुएजन। मोरल सुएजन का मतलब क्या होता है कि सुएजन मीन्स कि आपको परस्यू किया जा रहा है विद प्रेशर, आपको परस्यू किया जा रहा है विद प्रेशर। आप ज्यादा से ज्यादा, आरबीआई स्ट्रिक्ट गाइडलाइन देता है उस टाइम पे कि तुम लोन मत दो। दिस इज योर मॉरल सुएजन। देन सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल, सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल को आप क्रेडिट राशनिंग भी कहते हो, कहाँ लिखूं, यहाँ लिख देती हूँ। सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल को आप क्रेडिट राशनिंग भी कहते हो। क्रेडिट राशनिंग का मतलब क्या होता है, आप ये डिसाइड करते हो किस सेक्टर को आपको लोन देना है, किस सेक्टर को लोन नहीं देना है। समझ में आया? ये हमारा आज यहाँ पे एक्सेस डिमांड और डेफिसिट डिमांड का चैप्टर पूरा हुआ। अब मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर पे जो कि है गवर्नमेंट बजट। गवर्नमेंट बजट क्या है? गवर्नमेंट बजट को आप यूनियन बजट भी बोलते हो। देखो, वैसे तो बजट आपका सेंट्रल लेवल पे भी बनाया जाता है एंड स्टेट लेवल पे भी बनाया जाता है,
लेकिन स्टेट का सब अपना अपना बनाते, तो स्टेट बजट के बारे में हमें नहीं पढ़ना होता अनटिल हम किसी स्टेट का स्पेसिफिक एग्जाम दे रहे हो, लाइक आपका एचपीएससी। तो हमें जो पढ़ना है वो सेंट्रल बजट मतलब यूनियन बजट के बारे में पढ़ना है, मतलब गवर्नमेंट बजट के बारे में पढ़ना है। समझ में आया? गवर्नमेंट बजट क्या है? गवर्नमेंट बजट इज ए एनुअल स्टेटमेंट। फर्स्ट पॉइंट, गवर्नमेंट बजट एक तरीके की एनुअल स्टेटमेंट है जो ये शो करती है, आइटम वाइज एस्टिमेट करता है कि कितनी मेरी रिसिप्ट होंगी और कितने मेरे एक्सपेंडिचर होगा। रिसिप्ट मीन्स व्हाट, कि कहां से मेरे पास पैसा आएगा, एक्सपेंडिचर मीन्स व्हाट, कि कहां मेरा पैसा जाएगा। तो एक ऐसी एनुअल स्टेटमेंट जो आपको ये शो करती है, ये दिखाती है और ये एस्टिमेट करने का ट्राई करती है ड्यूरिंग ए फाइनेंशियल ईयर, कहां से मेरे पास पैसा आ सकता है और कहां मेरा पैसा जा सकता है। तो यही जो रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर है वो बन जाते हैं आपके कंपोनेंट। These are the two component of budget। देखो, एक हो गया, आप इसको इस तरह से लेके चल सकते हो, लाइक एक होती है रिसिप्ट। रिसिप्ट भी आपकी दो तरीके की, रेवेन्यू रिसिप्ट कैपिटल रिसिप्ट। वहीं पे आता है आपकी, एक सेकेंड, रेवेन्यू कैपिटल, और यहां आएगा आपका, अरे अरे उल्टा लिख दिया, सॉरी सॉरी सॉरी, एक मिनट दो बस। रेवेन्यू रिसिप्ट एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एक आपका कंपोनेंट आएगा यहाँ पे। मैं एक बार पूरा ही अगेन बनाती हूँ, एक सेकेंड बस। देखो, एक आपका कंपोनेंट आएगा यहाँ पे रेवेन्यू, और दूसरा आएगा आपका कैपिटल। रेवेन्यू के अंदर दो चीज, एक है आपके रेवेन्यू रिसिप्ट एंड अनदर वन इज योर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट आपका कैपिटल, कैपिटल के अंदर भी दो, एक है कैपिटल रिसिप्ट एंड अनदर वन इज योर कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब देखो, रेवेन्यू का मतलब होता है फॉर शॉर्ट पीरियड, शॉर्ट टाइम, डे टू डे ऑपरेशंस, मैक्सिमम 1 ईयर। कैपिटल मतलब लॉन्ग टाइम, मोर देन 1 ईयर। समझ में आया? अब रेवेन्यू रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट, अब देखते हैं, पहले तो इस रिसिप्ट को ही पकड़ लो, एक सेकेंड रुको, इसको मैं अब पहले रिसिप्ट के एक बार पहले पढ़ते हैं हम रिसिप्ट के बारे में, देन पढ़ेंगे एक्सपेंडिचर के बारे में। ओके, देखो, हेडिंग डालो रिसिप्ट। दो तरीके की, रेवेन्यू एंड कैपिटल। रेवेन्यू रिसिप्ट, देखो रिसिप्ट का मतलब क्या, कि मेरे पास पैसा आ रहा है, मेरे पास पैसा आ रहा है। मेरे पास पैसा कहां से आ सकता है? या तो मैं लोन ले लूं, लोन मेरी एक तरीके की लाइबिलिटी है। देखो, मैं किसी भी चीज को अगर बिजनेस की लैंग्वेज में पढ़ती हूँ तो मैं उसको या तो लाइबिलिटी की भाषा में पढ़ती हूँ या मैं उसे एसेट की भाषा में पढ़ती हूँ, है ना। तो मैंने देखा कि मेरे पास पैसा आ सकता है लोन लेके, तो लोन जी मेरी एक तरीके की लाइबिलिटी है। तो रिसिप्ट मेरी होंगी जब मैं लोन को इंक्रीज करूंगा और एसेट को डिक्रीज करूंगा। मेरे पास मेरी मशीन थी,
सॉल्ड आउट कर दी, पैसा आ गया। एसेट डिक्रीज होगी, समझ में आया? यहां पे आप एसेट के अंदर कैश को लेके नहीं चलते, ये पॉइंट याद रखना। यहां आप एसेट के अंदर कैश को लेके नहीं चलते। अब देखो, रेवेन्यू रिसिप्ट मेरी वो रिसिप्ट होती है जो ना तो लाइबिलिटी के बढ़ने से मुझे मिलती, ना ही एसेट के घटने से मुझे मिलती। तो जी ये कौन सी रिसिप्ट होती है? ये रिसिप्ट इज लाइक, आप मेरे को ये बताओ, आपने कभी लाइसेंस बनवाया है? लाइसेंस बनवाया है? लाइसेंस की फीस होती है? जी बिल्कुल होती है। गवर्नमेंट कई बार आपका फाइन लगा देती है? जी लगा तो देती है। अच्छा, आपको टैक्स देना पड़ता है जब आप कुछ भी गुड्स परचेज करते हो? तो अगर मैं टैक्स दे रहा हूँ, ये मेरी एसेट या लाइबिलिटी का पार्ट बनेगा? जी बिल्कुल नहीं बनेगा। मैं फीस दे रहा हूँ, मैं फाइन दे रहा हूँ, ये मेरी एसेट एंड लाइबिलिटी का पार्ट बनेगा? जी बिल्कुल नहीं बनेगा। तो रेवेन्यू रिसिप्ट वो जिस पे एसेट एंड लाइबिलिटी का कोई इफेक्ट नहीं होता, दिस इज नीदर क्रिएट ए लाइबिलिटी नोर डिक्रीज एन एसेट। ये लिख लो। एक सेकेंड। neither create liability nor create nor decrease, sorry, nor decrease asset। समझ में आया? अब जो आपकी रेवेन्यू रिसिप्ट होती है वो एक्चुअली दो टाइप से होती है। एक होती है आपकी टैक्स रिसिप्ट, एक होती है आपकी नॉन टैक्स रिसिप्ट। टैक्स रिसिप्ट कौन सी? टैक्स रिसिप्ट वो रिसिप्ट जो आपको टैक्स की वजह से मिलती है। अब टैक्स आपके दो तरीके के होते हैं, एक होता है आपका डायरेक्ट टैक्स, एक होता है जी आपका इनडायरेक्ट टैक्स। अब डायरेक्ट टैक्स कौन सा टैक्स? जी डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स जो डायरेक्टली मुझ पे ही लगेगा, जिसका बर्डन मैं कहीं शिफ्ट नहीं कर सकती। डायरेक्ट टैक्स कैन नॉट बी शिफ्टेड, लिख लो फर्स्ट पॉइंट, कैन नॉट शिफ्टेड। डायरेक्ट टैक्स का बर्डन मैं शिफ्ट नहीं कर सकती। डायरेक्ट टैक्स मेरा प्रोग्रेसिव नेचर का होता है। प्रोग्रेसिव का मतलब क्या? कि जैसे जैसे मेरी इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे मेरा टैक्स बढ़ जाएगा। वहीं पे इनडायरेक्ट आपका रिग्रेसिव नेचर का होता है। समझ में आया? इनडायरेक्ट टैक्स को आप शिफ्ट कर सकते हो दूसरे पे। अब कैसे शिफ्ट कर सकते हो? आपने एक बिस्किट का पैकेट खरीदा, आपने उस बिस्किट का पैकेट खरीदा, क्या आपको पता है कि आपको उसके ऊपर भी टैक्स देना पड़ा है? जी बिल्कुल, बिस्किट के ऊपर जीएसटी लगता है। अब ये जीएसटी पे तो किसे करना चाहिए था? शॉपकीपर को। लेकिन क्या शॉपकीपर ने पे किया? जी नहीं किया। उसने एमआरपी के साथ मुझसे चार्ज कर लिया। तो ये क्या है? शिफ्ट कर दिया ना टैक्स का बर्डन। टैक्स के बर्डन को यहाँ पे शिफ्ट कर दिया। वहीं पे थर्ड डिफरेंस क्या हो सकता है कि इसकी कवरेज लिमिटेड होती है। लिमिटेड कवरेज। वहीं पे जो यहाँ पे कवरेज होती है वो होती है आपकी वाइड कवरेज। आपकी कवरेज यहाँ पे ज्यादा होती है। कैसे? लिमिटेड कवरेज मतलब सिर्फ उन्हीं को टैक्स देना है जो टैक्स स्लैब के अंदर आते हैं। डायरेक्ट टैक्स बच्चे आपकी इनकम के ऊपर लगता है, आपकी प्रॉपर्टी के ऊपर लगता है। आप आज के पॉइंट ऑफ व्यू से जिसकी इनकम 12 लाख प्लस है सिर्फ उसको ही देना है, बाकियों को नहीं देना, मतलब लिमिटेड कवरेज है।
सब नहीं देंगे। वाइड कवरेज हर किसी को देना पड़ेगा, चाहे इनकम 5 रुपए है, चाहे 50,000 है, चाहे 50 लाख है, चाहे 50 करोड़ है, देना पड़ेगा वाइड कवरेज। एग्जाम्पल तो तुम्हें पता ही है, इनकम टैक्स हो गया, आपका वेल्थ टैक्स हो गया, यहाँ आपको एग्जाम्पल पता है, लाइक आपका जीएसटी हो गया, आपका वैल्यू एडेड टैक्स हो गया, आपका सर्विस टैक्स हो गया। समझ में आया यहाँ तक? यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो ऑफ कोर्स बताओ। आगे बढ़ते हैं नॉन टैक्स रिसिप्ट के साथ। नॉन टैक्स रिसिप्ट में क्या आता है? नॉन टैक्स रिसिप्ट में जैसे अभी हमने बात करी आती है कोई भी फीस, लाइसेंस की फीस, गवर्नमेंट ने लगा दिया आपके ऊपर कोई फाइन्स, आपने लाइसेंस रिन्यू नहीं करवाया, अगली बार फीस तो लगेगी प्लस फाइन भी लगेगा। नेक्स्ट, कुछ गिफ्ट एंड ग्रांट आपको मिल गई दूसरी कंट्री से, फ्री में मिल जाते हैं कई बार रिलेशंस को बेटर बनाने के लिए नेशनल लेवल पे। उसके बाद आता है गवर्नमेंट ने कहीं ना कहीं पैसा इन्वेस्ट भी तो करती है, अगर गवर्नमेंट लोन लेती है तो गवर्नमेंट इन्वेस्ट भी करती है, तो उस इन्वेस्टमेंट से प्रॉफिट हुआ है, उस इन्वेस्टमेंट पे डिविडेंड मिला है, तो वो भी आपकी एक नॉन टैक्स रिसिप्ट बन जाएगा रेवेन्यू रिसिप्ट के अंदर। उसके बाद मेरे को बताओ, ये 4 फीचर सुना है? ये सुना था, कहाँ सुना है? अकाउंट्स के अंदर 4 फीचर्स ऑफ शेयर्स वाले बुक में, लेकिन यहाँ 4 फीचर का वो मतलब नहीं है। यहाँ 4 फीचर का मतलब क्या है कि लाइक कोर्ट ने आपके ऊपर कोई फाइन या पेनल्टी लगा दी, आपकी कोई कोर्ट में हियरिंग थी, आपके ऊपर कोई फाइन या पेनल्टी लगा दी आपके नहीं आने पे, उसको बोला जाता है यहाँ पे 4 फीचर्स। कुछ हमारी स्पेशल असेसमेंट होती है, स्पेशल असेसमेंट के अंदर क्या आता है? स्पेशल असेसमेंट इज लाइक कि आपका ना एक घर था, ये आपका एक घर था, आपने एक प्लॉट ले रखा था, मेरी ड्राइंग बहुत बेकार है आपका घर मेरे को पक्का पता है बहुत अच्छा होगा। आपके पास एक घर था, इस घर के पास गवर्नमेंट ने ना एक यूनिवर्सिटी बना दी, जिस वजह से इस घर की कीमत जहां 1 लाख रुपीस थी, 1 लाख रुपीस का होती है 10 लाख रुपए, मान लो घर 1 लाख में का ही घर आता है, इस घर की कीमत 10 लाख रुपए थी, और वो 10 लाख से बढ़कर अब उसकी कीमत सीधा 50 लाख रुपए होगी, क्योंकि उसका वो एरिया एक्स्टेब्लिश्ड हो गया ना। विद इन ए ईयर उस घर की कीमत 50 लाख होगी, तो गवर्नमेंट क्या कहेगी? हमने कुछ किया जिस वजह से आपकी इनकम इतनी इंक्रीज हुई, कुछ हमें भी दो। दिस इज योर स्पेशल असेसमेंट। नेक्स्ट आता है एस्चीट्स। एस्चीट्स क्या? एस्चीट्स एंटरटेनमेंट मूवी किस किस ने देखी है बताओ? एंटरटेनमेंट मूवी किस किस ने देखी है? एंटरटेनमेंट के अंदर क्या होता है, वो कुत्ते के नाम पे अपनी पूरी की पूरी प्रॉपर्टी कर देता है, होता है ना एंटरटेनमेंट मूवी के अंदर, डॉग के नाम पे पूरी की पूरी प्रॉपर्टी कर दी। तो एस्टेट्स का मतलब क्या होता है? अगर किसी पर्सन की डेथ हो जाती है, जब उसका कोई वसीयत लेने वाला नहीं है, या वो अपनी वसीयत लिख के नहीं गया, तो वो सारी की सारी प्रॉपर्टी सीधा गवर्नमेंट को मिल जाता है, उसको बोला जाता है एस्टेट्स। समझ में आया? मूवी के थ्रू याद रहेगा अब? जी बिल्कुल रहेगा। किसी का यहां तक कोई डाउट हो तो बताओ। कोई डाउट नहीं, आगे चले। अब चलते हैं क्या, कैपिटल रिसिप्ट पे। कैपिटल रिसिप्ट क्या करती है? कैपिटल रिसिप्ट के अंदर ईदर और का केस चलता है, ईदर और। ईदर क्या? या तो ये या फिर ले। कैपिटल के अंदर जब आपकी कैपिटल रिसिप्ट होगी, या तो आपकी एसेट बढ़ेगी, सॉरी लाइबिलिटी बढ़ेगी, या एसेट घटेगी। कैपिटल रिसिप्ट मतलब लॉन्ग टाइम के लिए, लॉन्ग टाइम के लिए या तो तुम लोन लोगे जब तुम्हारी कैपिटल रिसिप्ट बढ़ सकती है, या फिर तुम उसकी रिकवरी करोगे, लाइक आपकी एसेट्स जो है वो डिक्रीज हो गई।
फर्स्ट पॉइंट क्या आ सकता है, बोरोविंग्स। सेकंड आ सकता है कि आपने रिकवरी करी लोन की, रिकवरी ऑफ लोन। और इसके अलावा जो छोटी छोटी चीजें बच गई वो आ जाएंगी आपकी अदर रिसिप्ट के अंदर। यहां तक किसी को कोई भी डाउट हो तो अभी बता दो। ये हमने पूरा पढ़ लिया किसके बारे में, रिसिप्ट के बारे में। कैपिटल पे मूव ऑन करें। अगर कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहता है तो ले लो अभी। आगे मूव ऑन करते हैं कैपिटल रिसिप्ट पे। क्या जी, कैपिटल रिसिप्ट, सॉरी एक्सपेंडिचर। अरे क्या करूं आज मैं, रिसिप्ट तो पढ़ ली ना सारी, कैपिटल भी और रेवेन्यू भी, अब जाते हैं एक्सपेंडिचर पे। एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर भी सेम वही दो तरीके के, शॉर्ट टर्म के लिए है तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, लॉन्ग टर्म के लिए है तो कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एंड कैपिटल। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या आता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर सेम टू सेम वही, नीदर नोर, नीदर नोर। वहां हमने क्या देखा था, वहां ये देखा था लाइबिलिटी बढ़ेगी तो पैसा आएगा और एसेट घटेगी तो पैसा आएगा। यहां होगा उल्टा, लाइबिलिटी घटेगी तो पैसा जाएगा, एसेट बढ़ेगी तो पैसा जाएगा। अब क्या, एसेट क्या, मैं कोई मशीन परचेज करने वाला हूं, मैं कोई मशीन परचेज करूंगा तो क्या मेरे पैसा चला जाएगा और मेरी एसेट बढ़ जाएगी? जी बिल्कुल, बिल्कुल यही तो है, जब कुछ और थोड़ी ना है। आ जाओ अब। रेवेन्यू के अंदर नीदर नोर का केस चलता है, ना ही इसको एसेट से फर्क पड़ता, ना ही इसे रेवेन्यू से फर्क पड़ता, सॉरी लाइबिलिटी से फर्क पड़ता। ये है मजे का इंसान। समझ में आया? ये हमारे मोदी जी, इसको किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता। मीम तो बना देना। और उसके बाद है कैपिटल। कैपिटल के अंदर क्या आता है, इसके अंदर आता है आपका ईदर और का केस, ईदर और का केस। ईदर और में या तो आपकी लाइबिलिटी घटेगी या फिर आपकी एसेट बढ़ेगी, तो ही आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। समझ में आया? अब जो सारे के सारे पॉइंट्स वहां थे वो यहां भी आएंगे। एक दो एडिशनल पॉइंट मैं बता देती हूँ। देखो, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आपका रिकरिंग नेचर का होता है। रिकरिंग एक्सपेंडिचर, रिकरिंग मीन्स व्हाट, जो आपका अगेन एंड अगेन रिकर होता रहता है। इसमें आ सकता है आपकी लाइक आप सैलरी देते हो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को, आप पेंशन देते हो, आप जो है वो डिफेंस सर्विसेज पे खर्च करते हो, आप जो है वो हेल्थ सर्विसेज पे खर्च करते हो, आप इंटरेस्ट की पेमेंट करते हो। दीज आर ऑल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स। इसमें कुछ बहुत ज्यादा टाइप्स नहीं है। कैपिटल एक्सपेंडिचर ईदर क्रिएट एन एसेट और रिड्यूस लाइबिलिटी, दैट्स इट। इसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना हमें, इसके अलावा कुछ भी नहीं है अलग। समझ में आया? यहां तक अभी भी कोई डाउट हो तो बताओ, किसी भी स्टूडेंट का कोई भी डाउट हो तो बताओ। अब देखो हम कहाँ पढ़ रहे थे जी, हम पढ़ रहे थे गवर्नमेंट बजट। गवर्नमेंट बजट आपका या तो सरप्लस होगा या डेफिसिट होगा। ये गवर्नमेंट बजट है, ये तीन टाइप का हो सकता है, या तो ये सरप्लस होगा या ये डेफिसिट होगा या फिर ये बैलेंस्ड होगा।
बैलेंस्ड का मतलब क्या? बैलेंस का मतलब कि आपके सारे एक्सपेंडिचर जो हैं वो बराबर हैं सारे रेवेन्यूज के। एक्सपेंडिचर बराबर रेवेन्यू, टोटल एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू। टोटल एक्सपेंडिचर में आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी आ जाएगा और आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर भी आ जाएगा। वहीं पे रिसिप्ट के अंदर आपका रेवेन्यू रिसिप्ट भी आ जाएगा और कैपिटल रिसिप्ट भी आ जाएगा। एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू योर रिसिप्ट, दिस इज बैलेंस्ड। सरप्लस क्या? सरप्लस वो जब आपकी रिसिप्ट ज्यादा है एज कंपेयर टू एक्सपेंडिचर। डेफिसिट क्या? जब एक्सपेंडिचर ज्यादा है, एक्सपेंडिचर ज्यादा है एज कंपेयर टू रिसिप्ट। समझ में आया? अब आ जाओ डेफिसिट पे, इसी को पढ़ ले, इसको पढ़ ले। ये हो गया तो ऊपर वाला अपने आप ही हो जाएगा, और ये तो बैलेंस है ही नहीं, इसको पढ़ना ही नहीं। तो डेफिसिट हमारा जो है वो 3 टाइप का होता है, मेनली पढ़ना यही है हमें। डेफिसिट जो है वो गवर्नमेंट बजट डेफिसिट आपका 3 टाइप का होता है। क्या? गवर्नमेंट बजट डेफिसिट 3 टाइप का। कौन कौन सी 3 टाइप्स होती हैं? एक है आपका रेवेन्यू डेफिसिट, एक है आपका फिस्कल डेफिसिट, एंड अनदर वन इज योर प्राइमरी डेफिसिट। ये 3 टाइप का डेफिसिट होता है। रेवेन्यू नाम से ही बता रहा है आपको, रेवेन्यू डेफिसिट जहां रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज्यादा होंगे रेवेन्यू रिसिप्ट के। या हम कैपिटल को लेके नहीं चलते, रेवेन्यू डेफिसिट पढ़ रहे हैं ना, तो जहां रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज्यादा होंगे रेवेन्यू रिसिप्ट के। ये आपका रेवेन्यू डेफिसिट क्या शो करता है? ये शो करता है कि इनएबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को जो है वो एबल, वो ढंग से काम कर नहीं पा रही है, वो डे टू डे खर्चे ही इतने ज्यादा कर रही है, तो फ्यूचर में तो क्या ही सेव कर पाएंगी। तो अगर डे टू डे खर्चे ज्यादा हो रहे हैं तो ये डिस सेविंग को शो कर रहा है। डिस सेविंग मीन्स नेगेटिव सेविंग। बिल्कुल नेगेटिव सेविंग है, तो पैसा आ कहां से रहा है खर्च करने के लिए? जी कैपिटल रिसिप्ट से। तो ये क्या करती है? मार्कअप दिस डेफिसिट फ्रॉम कैपिटल रिसिप्ट फ्रॉम कैपिटल रिसिप्ट। ऐसा ही होगा, पैसा आएगा कहां से? साथ में ये फिर हमारे इन्फ्लेशन को बढ़ा देगा, लीड इन्फ्लेशन, और ये हमारे लिए एक वार्निंग सिग्नल है। ये एक वार्निंग सिग्नल है कि इकोनॉमी खतरे में है। समझ में आया? उसके बाद देखते हैं फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट क्या होता है? टोटल एक्सपेंडिचर जहां आपके ज्यादा होते हैं टोटल रिसिप्ट से। बट ध्यान रखना, टोटल रिसिप्ट में हम यहां बोरोविंग को नहीं लेते। टोटल रिसिप्ट के अंदर बोरोविंग को नहीं लेते, एक्सक्लूड बोरोविंग्स। समझ में आया? ये इंडिकेट क्या करती है? इट इंडिकेट हाउ फॉर द गवर्नमेंट इज स्पेंडिंग। इट इंडिकेट हाउ फॉर द गवर्नमेंट इज स्पेंडिंग बियॉन्ड इट मीन, जितना उसे एवरेजली खर्च करना चाहिए। मीन क्या? जितना उसे एवरेज खर्च करना चाहिए वो उसे कितना ज्यादा खर्च कर रही है। अगर मेरा फिस्कल डेफिसिट आता है तो मैं क्या करता हूं, मतलब इम्प्लीमेंटेशंस क्या है हमारे फिस्कल डेफिसिट की? इम्प्लीमेंटेशंस में आ जाएगा लाइक अगर आपका डेफिसिट ज्यादा है तो आप क्या करोगे? आप डेट लोगे ना, पैसा उधार लोगे। आप पैसा उधार लोगे तो ऑलरेडी तुम्हारे पास बहुत ज्यादा डेफिसिट है, पैसा उधार लोगे और उधार चढ़ जाएगी, अब उसके ऊपर इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा।
तो तुम ऑलरेडी क्या कर लोगे, तुम डेप के ट्रैप के अंदर फंस जाओगे। आपकी इकोनॉमी एक डेब ट्रैप के अंदर फंस जाएगी, जिसकी वजह से आपका इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा हो जाएगा। या तो पैसा, या तो आप लोन ले सकते हो डेफिसिट को पूरा करने के लिए, या फिर पैसा प्रिंट कर सकते हो, है ना। पैसा प्रिंट करोगे इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, लोन लोगे डिबेंचर के ट्रैप के अंदर फंस जाओगे, फॉरेन डिपेंडेंस बढ़ जाएगी आपके, इससे फॉरेन डिपेंडेंस बहुत ज्यादा हो जाएगी, और जो आपकी फ्यूचर ग्रोथ को भी हैम्पर कर सकती है, फ्यूचर ग्रोथ को हैम्पर कर सकती है ऐसी सिचुएशन बहुत बुरी तरह। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, या तो बोरो ही कर सकते हैं, या फिर हम इसका मेजर्स है या तो बोरो, मेजर यहां लिख देती हूँ। दो ही रास्ते हैं, दोनों में कुछ ना कुछ तो देखो नुकसान है। या तो कर सकती हूं मैं बोरोविंग, या मैं कर सकती हूँ डेट फाइनेंसिंग। डेट फाइनेंसिंग वही कि आप पैसा प्रिंट करना शुरू कर दोगे, प्रिंट न्यू नोट, प्रिंट करोगे न्यू नोट्स को तो आपकी महंगाई बढ़ जाएगी, लेकिन कोई ऑप्शन नहीं है ना। समझ में आया यहां तक भी। उसके बाद नेक्स्ट है आपका प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट में होता है आपका फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट। फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट, ये क्या शो करता है, इट शो हाउ द गवर्नमेंट बोरोविंग मीट एक्सपेंसेस अदर देन इंटरेस्ट, कि गवर्नमेंट कितना बोरो कर रही है अपने एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए, इंटरेस्ट को छोड़ के। गवर्नमेंट ने टोटल 100 रुपए बोरो करे, 100 रुपए में से उसने 80 रुपए जो है वो खर्च कर दिए, और 20 रुपए का उसको इंटरेस्ट ही पे करना पड़ गया। तो ये शो करती है कि हाउ गवर्नमेंट बोरोविंग टू मीट एक्सपेंसेस अदर देन इंटरेस्ट, इसलिए फिस्कल डेफिसिट में से यहां मैं इंटरेस्ट को माइनस कर देता हूं। समझ में आया। अब आज का एक लास्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट वैसे हमारा दो चैप्टर रहते हैं अभी, फॉरेन एक्सचेंज रेट और बीओपी। एक क्लास और बनेगी इसकी, क्योंकि बहुत लंबी क्लास हो जाएगी, पिछले वाले भी हमारी 1.5 घंटे तक गई थी। तो जो नेक्स्ट आगे के चैप्टर रह गए हमारे 1 या 2, उसको हम एक नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। गॉट इट। आज की क्लास यही खत्म करने से पहले एक क्वेश्चन, जीरो प्राइमरी डेफिसिट, जीरो प्राइमरी डेफिसिट आपको क्या शो करता है। आपका प्राइमरी डेफिसिट 0 है, ये क्या शो करता है, ये आप सब मुझे कमेंट करके बताएंगे। आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। ए वेरी बिग बिग थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, लास्ट तक क्लास में बने रहने के लिए। ऑफ कोर्स आपने बहुत कुछ सीखा है, ये लर्निंग आपको जरूर काम आएगी। थैंक्स अ लॉट।